नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी जो एडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 अप्रैल से, उसी का आज हम लोग सेट 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 किया है, आप उसे जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पर आज सेट 2 होगा। ये जीएस का जिस तरह आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, उसी का हम लोग विस्तृत व्याख्या करेंगे इसका। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। प्लस आपको इसका एमसीक्यू भी लगाने को मिलेगा क्यूज के फॉर्मेट में। मतलब कि ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसकी वजह से मैंने आप जब इसे देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका क्यूज बनकर रेडी हो चुका है। आप वीडियो देखिए, इसके बाद जाकर पीडीएफ से पढ़िए, फिर जाके क्यूज लगाइए। मैंने आपको फुल पैकेट आपको जीएस का मिल रहा है, फुल पैकेट। वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए, फिर जाके क्यूज लगाइए। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का सेट 2 को। पहला क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? आपको बताना है जो अष्टप्रधान होता है वो किस मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में था। तो वो शिवाजी के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था? शिवाजी के शासनकाल में था। तो चलिए इसका पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में 8 मंत्रियों का समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा, प्रधानमंत्री, सामान्य प्रशासन का, फिर अमात्य या मजुमदार, वित्त या राजस्व मंत्री, फिर आता वर्गीय वाक्याविनीश, गुप्तचर, डाक, गृह मामलों के मंत्री होते थे। फिर आता सुनसवीर या चटनीस, शाही पत्राचार का प्रभारी होता था। फिर आता सुमंत दबीर, ये एक तरह का विदेश मंत्री था। सर नौबत, बहुत इंपॉर्टेंट, सर नौबत को सेनापति कहते थे। ये नौसेना सेना भर्ती और संगठन को सर नौबत देखता था। फिर आता है पंडित राव, धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। और न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख होता है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जो 8 तमिल तेलुगु कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। कितने रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 गो रत्न रहते थे, नवरत्न रहते थे। अब आइए क्वेश्चन 2, बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? आपको बताना है कि बिहार में, भारत में नहीं, बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? सर कौन आई थी? डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, कौन आई थी? सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आई थी। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन हुआ था। ये हुगली के नावों द्वारा पटना आते थे। ये हुगली से नावों द्वारा पटना आते थे। ये मसालों और चीनी मिट्टी, किसका मसालों और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और सूती वस्त्र ले जाते थे ये, ठीक है। ये डच या जो नेदरलैंड के लोग हैं, उन्होंने 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और अंग्रेजों ने 1691 ईस्वी में, कुछ स्रोतों में 1620 में प्रयास का वास्तविक है, पर 1651 में अपनी फैक्ट्री खोली थी। डच नीदरलैंड ने कब खोला? 1632 में। पूछेगा कि पटना बिहार में पहला फैक्ट्री किसने खोला था? तो डच या नीदरलैंड ने। फिर अंग्रेजों ने कब खोला? 1651 में। फिर डैनिश ने 1774 में। डैनिश ने कब खोला? 1774 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसियों की रुचि बिहार में कम थी। उनका केंद्र चंद्रनगर और पुडुचेरी में था। देखिए, बोलेगा व्यापार पहले कौन किया? तो पुर्तगाली। बिहार में पहला फैक्ट्री किसने खोला? तो डचो नीदरलैंड ने खोला 1632 में पटना में। अंग्रेजों ने 1651 में खोला था और डैनिश ने 1774 में खोला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आपको बताना कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। सबको पता ही है, मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने 1760 से लेकर 63 में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी बदली थी। कब बदला था? 1760 से 63 तक के लिए अपने अंग्रेजों से बचने के लिए राजधानी बदली थी। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। उसने मुंगेर में तोप और बंदूक के कारखानों की स्थापना किया था। उसने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया था। उसने दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर कर समाप्त कर दिया। होता क्या था, अंग्रेज ना दस्तक जो मिलता था उसका दुरुपयोग करने लगे। तो मीर कासिम ने क्या कि जो आंतरिक व्यापार होगा उसके लिए कर को ही समाप्त कर दिया। इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला का प्लासी में युद्ध 1757 में हार गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला के रूप में, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4,
क्यूरोपाइट निम्न में से किस धातु के तत्व का अयस्क? कौन सा? क्यूरोपाइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? तो वो कॉपर का अयस्क है। कौन? क्यूरोपाइट किस धातु तत्व का अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है। क्यूरोपाइट Cu24 तांबा या कॉपर का एक प्रमुख अयस्क है। इसे रूबी कॉपर भी कहा जाता है। तांबे के अनयस्क जैसे कॉपर पायराइट, तांबे का अनयस्क कौन कौन होता है? तो कॉपर पायराइट CuFeS2 है। मेलाकाइट और एजुराइट होता है। सोडियम का मुख्य अयस्क रॉक सल्फेट NaCl, चिली सॉल्ट पीटर NO3 है। मैग्नीशियम का अयस्क डोलामाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट है। मैग्नीशियम का अयस्क कौन कौन है? डोलामाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेसाइट है। कैल्शियम का अयस्क एलिमेस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम है। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबे की है। फिर आते निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत में निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये प्रथम वायसराय था। 1857 में इसे प्रथम वायसराय बनाया गया था। प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था, क्योंकि उस समय लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कैनिंग था। 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। कब? 1898 के अधिनियम द्वारा। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। इसके समय 1857 की क्रांति भी हुई थी। इसने व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त किया था। इसके समय ही 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग कौन था? भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था 1833 एक्ट के तहत। देखिए, बंगाल का पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वो विलियम बेटिक है। बिहार का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा? बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? तुम्हारा राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या है? हमारा राजकीय वृक्ष हमारा पीपल है। क्या है? पीपल है। हमारा बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल है। पुष्प कौन है? तो गेंदा है। पंछी कौन है? तो गौरैया है। पशु कौन है? तो बैल ऑक्स है। पहले ऋष हुआ करता था। हमारा राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष, जिसमें दो स्वास्तिक के बीच स्थित है। बिहार का राजकीय मछली कौन है? तो मंगूरा है। मंगूरा हमारा राजकीय मछली है। और पीपल को अश्वत्थ भी कहा जाता है और यह बुद्ध धर्म से पवित्र है। पीपल को अश्वत्थ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? अश्वत्थ भी कहते हैं और यह बौद्ध धर्म से क्या पवित्र है। अगला क्वेश्चन, वृहद ट्रक मार्ग जिसे क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं। किससे कहा जाता है? ग्रैंड ट्रक रोड किसे कहते हैं? या ग्रैंड क्या क्वेश्चन देखिए, वृहद ट्रक मार्ग ग्रैंड ट्रक रोड किसे कहा जाता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को कहते हैं। वृहद ट्रक मार्ग ग्रैंड ट्रक रोड किसे कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग है। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप दोनों विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। यह बिग ट्रक रूट भी कहा जाता है। बिग ट्रक रूट भी कहा जाता है। विश्व का लगभग 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से होता है। स्वेज नहर मार्ग भूमध्य सागर को हिंद सागर से और यूरोप को एशिया से जोड़ता है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अब आता 8वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो लिच्छवियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? लिच्छवियों के द्वारा किया गया है। वैशाली बिहार का पहला गणतंत्र मनाया जाता है। यह वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। इसकी स्थापना लिच्छवी वंश के शासकों ने किया था। वज्जी संघ में कुल 8 अष्टकूलक का समूह था। वज्जी जो संघ था उसमें कुल 8 गो अष्टकूलक समूह थे, जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। राजा विशाल के नाम पर इसका नाम वैशाली पड़ा। और बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावर्ष वैशाली में ही बिताया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजन वैशाली में ही हुआ था। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंटल रूल लग गया है? तो कितनी बार लगा है? 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगा है। पहली बार 1968 से 69 में भोला पासवान शास्त्री के समय लगा
अंतिम बार मार्च 2025 में राबड़ी देवी के शासनकाल में लगा था। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, इसलिए शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक संसद की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में पेप्सू में लगा था, 1951 में यह लगा था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है, 10 बार, और यूपी में 9 बार लगा है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में किसने किया था? तो पटना में आपका पीर अली ने किया था। मेन यहाँ याद रखिए, बिहार का नहीं, यहाँ पे आपको मेन याद रखना है पटना। पटना में कितने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पीर अली ने किया था। पटना से बोल रहे हैं, स्पेसिफिक जगह का नाम है पटना से। पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुई थी। इसका नेतृत्व पीर अली ने किया था। पीर अली पटना सिटी गुरहट्टा मोहल्ला, कौन सा? गुरहट्टा मोहल्ला में के एक पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में अफीम एजेंट लायक मारा गया था। फिर आता है कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली को फांसी की सजा दी थी। कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली को फांसी की सजा दे दिया था और बाबू कुंवर सिंह को जगदीशपुर आरा का नेतृत्व किया था। लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट का प्रावधान करता है? तो यूनियन केंद्र सरकार आता है भाग 5 में। भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 8 में आपका भाग 5 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार यूनियन से संबंधित है। वही भाग 5 का अध्याय कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, न्यायपालिका और कैग है। वही भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों से संबंधित है। किससे राज्य सरकार संबंधित है? वही भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भागें थी, जो वर्तमान में गणना करने की दृष्टि से 25 हो गई है। मोपला विद्रोह 1951 में कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला था मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार तट में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में केरल के मालाबार तट में हुआ था। मोपला वहाँ के मुस्लिम किसान थे और जमींदार मुख्यतः हिंदू जमींदार थे। मोपला वहाँ के मुस्लिम नेता किसान थे, मुस्लिम किसान थे और जमींदार मुख्यतः हिंदू नंबूदिरी थे। वह यह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समय हुआ था। कब हुआ था मोपला विद्रोह? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समय हुआ था। इस समय के प्रमुख नेता अली मुसलिया थे। इस समय के प्रमुख नेता कौन थे? अली मुसलिया थे। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली इसके समर्थन किया था। बाद में यह विद्रोह सांप्रदायिक हो गया था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक मोपला में इसकी आलोचना की है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक मोपला में इसकी आलोचना की है। फिर आता है अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया वॉर ऑन इंडिपेंडेंस 1857, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर है। किसने लिखा है ये बुक? बी.डी. सावरकर ने लिखा है। यह पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर के 1909 में लिखी गई थी। कब लिखा था सावरकर ने? 1909 में। और 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे और उनकी पुस्तक का नाम एलिफेंट फ्लाइट सेवरन 1857 है। और आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। फिर आता सावरकर की पुस्तक में अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया। कहाँ पर अंग्रेजों ने कहाँ प्रतिबंध कर दिया था? अब करेंगे हम लोग। दोस्तों, अभी भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप बीपीएससी को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हम लोगों ने बीपीएससी का जो पूर्वालोकन का बुक है, जो घटना चक्र के द्वारा आता है, इसका टोटल क्वेश्चन को टेलीग्राम में एमसीक्यू और बोट के माध्यम से कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज फुल बुक मिलेगा, जो एग्जाम रिलेटेड आपको डिटेल भी मिलेगा। और प्लस आपके लिए सबसे बड़ा बात है कि पूरा बुक का आपको फुल पीडीएफ भी मिलेगा, ओरिजिनल पीडीएफ, स्कैन कॉपी नहीं, ओरिजिनल पीडीएफ मिलेगा।
इसका प्राइस तो है 49 रुपीज़, पर आप पहले 50 छात्रों में रहते हैं तो आपको ये मात्र 20 रुपये में मिल जाए। कितने रुपए में? मात्र 20 रुपये में आपको पूरा बीपीएससी का पूर्वावलोकन मिल जाएगा पीवाईक्यू का। अगर आपको ये पीडीएफ, अगर आपको ये क्विज बैच ज्वाइन करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइए, वहाँ पर बताया गया है। और कम से कम आप नहीं भी ज्वाइन करिएगा तो आप डेमो जरूर दीजिए। डेमो भी हम लोगों ने बहुत सारा डाला है, आप डेमो देख के देखिए कि कैसा आपको हमारा क्वेश्चन मिलता है, उसके बाद आप लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोबारा अब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अणु कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं होता? तो कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पर फोटॉन जो है वो एटम या अणु का भाग नहीं है। फोटॉन प्रकाश ऊर्जा का एक पैकेट या कण होता है। फोटॉन क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक पैकेट या कण होता है, या परमाणु के संरचनात्मक भाग में नहीं आता है। जो फोटॉन होता है वो परमाणु के संरचनात्मक भाग में नहीं आता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन सा कण होता है? पहला होता है प्रोटॉन, धनावेशित नाभिक में होता है, जिसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन रदरफोर्ड थे। फिर आता है न्यूट्रॉन, आवेशहीन है और नाभिक में होता है, खोजकर्ता चैडविक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित है और नाभिक के बाहर होता है, खोजकर्ता जे थॉमसन है। फिर आता है फोटॉन का द्रव्यमान, यह शून्य होता है और परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिफ्रोरिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा में और लाल रक्त कोशिका आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिरिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन ई है। कौन सा है? विटामिन ई है। आइए इसके डिटेल को पढ़ते हैं। विटामिन ई, जिसे टैकोफेरॉल, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह आरबीसी को टूटने से बचाता है और कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है। किसका करता है? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है। यह प्रजनन विटामिन, रिप्रोडक्शन विटामिन है और ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी और पेशियों में कमजोरी आती है। विटामिन के में फाइलोक्विनोन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन ए रेटिनॉल है, जो आंखों की रतौंदी के लिए जरूरी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है, KEDA, विटामिन KEDA, ये सब विटामिन है जो आपके वसा में घुलनशील होता है। और पानी में कौन जाता है? भैंस, BC, भैंस गई, भैंस पानी में, BC। परितंत्र इकोसिस्टम को सही रूप से परिभाषित किया जाता है। परितंत्र इकोसिस्टम को किस रूप में सही रूप में परिभाषित करते हैं? तो कैसे होता है? जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच संबंध को जिसमें वे हो। क्वेश्चन है, परितंत्र इकोसिस्टम को सही रूप से परिभाषित किया जा सकता है तो जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच के संबंध में जो रहता है। अगला क्वेश्चन, अब फिर इसका डिटेल। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग पहले AG टेक्सले ने 1935 में किया था। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का पहला प्रयोग पहले AG टेक्सले ने 1935 में किया था। यह एक कार्यात्मक इकाई है जिसे जैविक, बायोटिक और अजैविक एबोटिक घटक परस्पर क्रिया करते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, पदार्थ के चक्रण, न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। अगला क्वेश्चन आया, जीवोम एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहां टुंडा और सवाना रहते हैं। सबसे स्थायी परितंत्र महासागर है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण रेत, खेत या एक्वेरियम होता है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन है? खेत या एक्वेरियम होता है। वित्त आयोग में शामिल कौन कौन होते हैं? वित्त आयोग में, फाइनेंशियल कमीशन में शामिल कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों पर किया जाता है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसमें प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी 1951 में किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। अभी जो हमारे 16वें वित्त आयोग के कौन है? अरविंद पनगड़िया है। इनका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय होती है। अर्धन्यायिक जो हमारा वित्त आयोग होता है ना, वो एक अर्धन्यायिक निकाय होता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन कौन सा? साइमन कमीशन पटना कब आया था? जो साइमन कमीशन था वो पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन
पटना आया था? साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा था। पटना में इसका विरोध का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। पटना में किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाए थे। साइमन कमीशन भारत मुंबई में 3 फरवरी 1928 को आया था। इसका गठन 1927 में हुआ था। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज हैं। श्वेत कमीशन कहा जाता है इसे, श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन कहा जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में इसी के विरोध के दौरान हुई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, घोड़ा कटोरा जलाशय। कौन सा? घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो घोड़ा कटोरा जलाशय आपको राजगीर में मिलेगा। आइए क्वेश्चन देखें। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा जिले में स्थित है। गणतंत्र दिवस 2024 के संदर्भ में 8 वर्ष बाद इस झांकी बिहार को इस झांकी में दिखाया गया है। ठीक है। यह झील, इस झील के बीच में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित थी। इसे इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र है। यह केवल टमटम, घोड़ा गाड़ी या साइकिल से ही किया जा सकता था। प्रदूषण मुक्ति क्षेत्र के लिए राजगीर में 5 पहाड़ियों से घिरा, राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा शहर है और मगध की पहली राजधानी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। मसाला और पहला में मसाला है, दूसरा में उत्पादक राज्य। आपको मिलाना कि कौन सा कहाँ से उगता है। ठीक है। आइए से आपको पता है, देखिए केसर कहाँ उगता है? तो केसर आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। केसर आपको कहाँ मिलेगा? तो जम्मू कश्मीर में। काली मिर्च कहाँ मिलेगा? तो ये आपको केरल में मिलेगा। हल्दी कहाँ मिलेगा? तो हल्दी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और जीरा आपको राजस्थान में मिलेगा। जीरा कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। केसर केवल जम्मू कश्मीर, जो करेवा मिट्टी, एक तरह का करेवा मिट्टी होता है, उसी में केसर का उत्पादन होता है। तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है, इसी के लिए केसर आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। काली मिर्च, जिसे हम लोग ब्लैक पेपर भी कहते हैं, ये केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। जीरा राजस्थान से और गुजरात से भी कुछ कुछ मिलता है। सबसे बड़ा उत्पादक पर राजस्थान सबसे बड़ा है। हल्दी विकल्प में महाराष्ट्र बचा था क्योंकि वह, और हल्दी आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी मिलता है। ठीक है। अब आइए अगला देखें। हल्दी को करक्यूमिन पाया जाता है, जो पीले रंग को देता है। करम्यूनिन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा विशाल उत्पादक, मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखें। सौदानंद किसकी रचना है? कौन सा? सौदानंद किसकी रचना है? तो यह अश्वघोष की रचना है। सौदानंद किसकी रचना है? तो यह अश्वघोष की रचना है। सौदानंद महाकाव्य के रचयिता अश्वघोष है। सौदानंद महाकाव्य के रचयिता कौन है? अश्वघोष है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क का राज कवि था। उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरित्र, जो बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। सरिपुत्र प्रकरण नाटक इन्हीं की रचना थी। अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर की उपाध्यक्षता की थी। अगला ये बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे। इसकी रचना हर्ष चरित्र और कादम्बरी है। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में थे। इसकी रचना उत्तराराम चरित्र है। फिर आता है भू स्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन कौन सत्य है? ये पश्चिम, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन कौन सत्य है? तो ये सत्य कथन देखें कौन कौन है। किसके बारे में करें? भू उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। पहला, ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह बात बिल्कुल सही है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। या परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के लगभग बराबर होता है, 24 घंटे। ये भी बात बिल्कुल सही है। या उपग्रह पृथ्वी की तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। पर इसका जो कक्षीय वेग दिया 8 किलोमीटर, ये गलत है। स्थानीय उपग्रह, सॉरी, भूस्तरीय उपग्रह, भूस्थलीय उपग्रह का कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ना कि 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर गलत है। हम लोग का स्पीड क्या होता है भू स्थलीय उपग्रह का? 3.1 किलोमीटर होता है। ठीक है। जबकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा वेग पृथ्वी के निकट चक्कर लगा रहे उपग्रहों का होता है। जो हमारा पृथ्वी के निकट जो चक्कर लगाता है ना उपग्रह, उसका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। भूस्तर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होता है क्योंकि इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। या विषुवत रेखा इक्वेटर के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है। फिर आता है इसकी ऊंचाई लगभग में 36,000 किलोमीटर होती है। इसका संचार कम्युनिकेशन में और मौसम की जानकारी लेने के लिए करते हैं। यह पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट दिशा में घूमता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखें। भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो भाषा और धर्म के आधार पे। हम लोग के यहाँ जो अल्पसंख्यक होंगे ना माइनॉरिटी, वो भाषा के आधार पे होंगे या तो धर्म के आधार पे उन्हें माइनॉरिटी माना जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 30 में स्पष्ट रूप से धर्म या भाषा पर आधारित रिलीजन और लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, केवल आधार बताया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 6 गो समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को। इसके बाद कहता है जैन समुदाय के सबसे अंत में 2014 में अधिसूचित किया गया था। अनुच्छेद 29 के नागरिकों को किसी भी वर्ग में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 29 होता है ना, वो किसी भी नागरिक को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखें। रेपो दर का से क्या तात्पर्य? जो रेपो दर होता है उससे क्या तात्पर्य होता है? रेपो दर से जिस दर पे वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करती है या अल्पकालिक। रेपो दर क्या है? रेपो रेट से क्या तात्पर्य है? तो जिस दर पे वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकद या ऋण प्राप्त करती है उसे अल्पसंख्यक के लिए कहते हैं। आइए इसको ठीक से पढ़ते हैं। रेपो रेट वह दर है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पसंख्यक शॉर्ट टर्म का ऋण देती है। बैंक रेट वह दर है जिसपे आरबीआई दीर्घकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिसपे आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है बाजार की तरलता को सोखने के लिए, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन और कार लोन महंगे हो जाते हैं। क्या कहता है? मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का एक प्रमुख उपकरण है ये। वर्तमान में मौद्रिक नीति एमपीसी का साल में 6 बार समीक्षा करता है, मैंने हर 2-2 महीना पे आपका मौद्रिक समिति का रिपोर्ट आता है हर 2-2 महीना में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखें। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वे रामदयालु सिंह थे। कौन थे? रामदयालु सिंह विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता के पूर्व 1937 में रामदयालु सिंह थे, पर स्वतंत्रता के बाद 1947 में अध्यक्ष विदेश्वरी प्रसाद वर्मा कौन? विदेश्वरी प्रसाद वर्मा बने। अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अब्दुल बारी जो थे वो बिहार विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर बने थे। वर्तमान में 17वीं, अभी तो 18वीं लोकसभा में आ गया है। अभी नंद किशोर यादव की जगह प्रेम कुमार अभी हमारे 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति, जबकि विधान परिषद कौन सा? बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दामन एको किस क्षेत्र में है? तो वो संथाल विद्रोह है। दामन एको कहाँ है? तो संथाल विद्रोह के लिए है। दामन एको का अर्थ होता है पहाड़ का आंचल। दामन एको का अर्थ क्या होता है? पहाड़ का आंचल। राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र के लिए कहा जाता है। यह क्षेत्र भागलपुर से लेकर राजमहल तक फैला हुआ है, जहां संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु कान्हू चांद और भैरव थे। उन्होंने करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया था। मेजर बारो ने संथालों को हराया था। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था। मुंडा विद्रोह उलगान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रांची क्षेत्र में हुआ था। 27 नंबर बढ़िया ताल कौन सा? बढ़िया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या है? बढ़िया ताल का आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। बढ़िया ताल मुंगेर आंदोलन 1936-38 के दौरान हुआ था। बढ़िया ताल मुंगेर में आंदोलन 1936 से 38 के दौरान हुआ था। इसका नेतृत्व कायानंद शर्मा ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? कायानंद शर्मा ने किया था। बकासत भूमि वह भूमि है जो मंदी के कारण लगान न चुका पाने पर जमींदारों ने किसानों से वापस ले ली थी। यह आंदोलन बिहार किसान सभा के बैनर तले चलाया गया था। यह जो आंदोलन था वो बिहार किसान सभा के बैनर तले चलाया गया था। फिर आता है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा के स्थापक थे। यह आंदोलन अंततः सफल रहा और
काश्तकारी अधिनियम का संशोधन हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखें। बिहार के आकांक्षीय विस्तार इक्विडिशनल एक्सटर्नल क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वो आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। कितना से कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है, आपका उत्तरी अक्षांश है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ है। जबकि हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट में है। हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 2.86% है। बिहार एक भू आबद्ध लैंडलॉक राज्य है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर है। अगला क्वेश्चन आता है, 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? जो हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 वाला उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। जबकि 37वां राष्ट्रीय खेल जो 2023 में हुआ था वो गोवा में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर मोगा था। 37वां राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पे था। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ AIO करता है। पीटी उषा वर्तमान में IOA की अध्यक्ष है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है वो। उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रही है। शीतकालीन राष्ट्रीय खेल का अक्सर गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग के कारण बनता है? इबोला का कारण क्या है? तो वो वायरस है। इबोला का कारण क्या है? तो इबोला वायरस से होता है। इबोला एक विषाणु जनित रोग है। या इबोला नदी कार्गो अफ्रीका के नाम से जाना गया, जहां 1976 में पहला प्रकोप हुआ था। यह एक रक्तस्रावी बुखार हेमोरेजिक फीवर है। इबोला कैसा है? रक्तस्रावी बुखार है। इबोला नदी कांगो अफ्रीका में इसका नाम रखा। कहाँ पे रखा गया? कांगो अफ्रीका से इसका नाम इबोला नदी पे रखा गया, जहाँ पे 1976 में पहला प्रकोप आया था। ये रक्तस्रावी बुखार है। इसके बाद इसका प्राकृतिक मेजबान फल खाने वाला चमगादड़ बट माने जाता है। इसका प्राकृतिक मेजबान कौन होता है? तो फल खाने वाला चमगादड़ होता है। यह संक्रमण और शारीरिक द्रवों के संपर्क से फैलता है। इसका वायरस लिफ्रोविरियाडे परिवार का है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग टाइफाइड, टीबी, हैजा है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया या काला जर है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? मलेरिया या काला जर कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पे पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए कौन सी भौतिक घटक जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? अपवर्तन, परावर्तन, सुपूर्ण आंतरिक परावर्तन सभी। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पे पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। और कौन सी भौतिक घटना जिम्मेदार होती है? तो अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन सभी जिम्मेदार होती है। इंद्रधनुष बनने के लिए 3 घटनाएं शामिल होती है। पहला है अपवर्तन, जब प्रकाश की बूंदें प्रवेश करती है। विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंटता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की बूंदें पिछली सतह से टकरा कर लौटता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीय इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण परावर्तन, और जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्राथमिक में क्या होगा? 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष क्या होता है? सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। लाल रंग सबसे ऊपर, प्राथमिक और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। फिर अगला आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। SEZ की नीति भारत में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो 2000 में प्रारंभ की गई थी। SEZ नीति को भारत में पहली बार कब प्रारंभ किया गया? तो 2000 में प्रारंभ किया गया है। भारत SEZ नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। SEZ अधिनियम संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 2006 से प्रभावी या लागू होगा। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र PEZ कांडला 1965 में स्थापित किया गया था।
SEZ चीन के मॉडल से प्रेरित है। जो SEZ है वो चीन के मॉडल से प्रेरित है। फिर आता है बाबा कल्याणी समिति। कौन? बाबा कल्याणी समिति 2018 का संबंध SEZ नीति की समीक्षा से है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33। हंटर कमीशन की रिपोर्ट, किसका रिपोर्ट? हंटर कमीशन की रिपोर्ट। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसने? पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी जाती है। क्या बोलता है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी जाती है? तो किसको दी जाती है? महात्मा गांधी ने यह कहा था। हंटर कमीशन 1919 का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। इसके 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज, 3 भारतीय थे। आपको 3 भारतीयों का नाम पता होना चाहिए। चिमनालाल सीतलवाड़ थे, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण। जो हंटर कमीशन बना था ना जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच के लिए, उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। आपको तीनों भारतीयों का नाम पता होना चाहिए। चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। फिर आता है आयोग ने जनरल डायर के निर्णय डायर को केवल निर्णय लेने वाली गलती का दोषी माना, हत्या का नहीं। यह रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी जी ने इसे पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती व्हाइट वॉश कहा था। अंग्रेजों ने अपने अगले जांच समिति तहकीकात कमेटी बनाई और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। जनरल डायर को बर्खास्त किया गया, लेकिन ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखें। किस मंत्रालय ने वर्ष 2005 को सुधार वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधार वर्ष किसने घोषित किया था? रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया था। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रक्रियात्मक सुधार लाना है। इसमें रक्षा खरीदों की प्रक्रिया को सरल बनाना, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना शामिल है। वर्तमान रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह है। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। अब तक भारत अब रक्षा निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो चुका है, जैसे ब्रह्मोस, फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचना। फिर आता है पेप्टॉन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? आपसे पूछेगा कि पेप्टॉन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। पेप्टॉन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। आइए देखें, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल, सुगमी और व्युत्पन्न। कौन कौन प्रोटीन 3 प्रकार के कौन कौन है? एक सरल होते हैं, एक सुगमी होते हैं और एक व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन ये प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, जैसे प्रोटीन का पाचन के दौरान। उदाहरण के लिए पेप्टॉन, पेप्टाइड और पेप्टोज होता है। उदाहरण के लिए कौन कौन है? पेप्टॉन है, पेप्टाइड है और पेप्टोज है। सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, जैसे कि एब्यूमिन और ग्लोबुमिन। सरल प्रोटीन कैसे बनते हैं? केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, जैसे कि एब्यूमिन और ग्लोबुमिन से बने होते हैं। फिर आता है संयुग्मी प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन के साथ एक अप्रोटीन भाग जुड़ा होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रेजिलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रेजिलियस ने किया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधित घटनाओं को कालक्रम में सजाएं और सबसे पहले घटी घटना को चुने। सबसे पहले क्या घटा था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। आइए समझते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आता पूना समझौता, जो 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता आता है। कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था। कहाँ हुआ था मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव? कहाँ पास हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में पास हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। सबसे उत्तर में कौन आता है? चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर नर्मदा, तापी, कावेरी। सबसे ऊपर आपको चिनाब मिलेगा जम्मू कश्मीर में, फिर रावी पंजाब के आसपास, नर्मदा मध्य प्रदेश में और तापी भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और कावेरी आपको तमिलनाडु और कर्नाटका के पास मिलेगा। आइए देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो ध्वनि के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य क्या क्या है?
शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। बात बिल्कुल सही है। शुष्क वायु की तुलना में अगर नमी युक्त वायु होगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नमी युक्त वायु में घनत्व शुष्क वायु घनत्व से कम होता है, ये बात भी सही है। पर आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये बात गलत है। अगर आर्द्रता घटेगी तो ध्वनि की चाल भी घट जाएगी, जैसे आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि का चाल भी बढ़ जाती है। आइए कुछ पॉइंट देखते हैं इसको। नमीयुक्त वायु ह्यूमिड एयर का घनत्व शुष्क ड्राई एयर से कम होती है, क्योंकि जलवाष्प का अनुभार 18 जबकि हवा का औसत 29 होता है। ध्वनि की चाल घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो ध्वनि की चाल होती है ना, वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए घनत्व कम होने पे चाल बढ़ जाती है, इसलिए घनत्व होने पर चाल बढ़ जाती है। बरसात में नमी अधिक और ध्वनि दूर तक और तेज सुनाई देती है। बरसात में नमी अधिक और ध्वनि दूर तक और तेज सुनाई देती है। ताप बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ती 0.61 मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर जो दाब होता है उसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व का पड़ता है पर दाब का नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 38 देखे। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल कार के आदि में क्यों किया जाता है? बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल कारों में क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं? क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संपर्क को प्रभावित क्षेत्र को कम करता है। पहिया और धुरी के बीच संपर्क के प्रभाव को कम करता है बॉल बेरिंग सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है। यह संपर्क क्षेत्र एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम कर देता है, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है। इसमें कठोर स्टील को गोलियों में प्रयोग करते हैं। स्नेहक का प्रयोग भी घर्षण को कम करने के लिए करते हैं, और घर्षण के एक आवश्यक बुराई है। घर्षण क्या है? तो एक आवश्यक बुराई है। कहीं कहीं घर्षण फायदेमंद भी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार देश में सबसे तेज विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो पहला था। बिहार का स्थान कौन सा था? पहला था। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार ने 10.64% की विकास दर दर्ज की है। यह दर के साथ बिहार देश में शीर्ष पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय विकास दर औसत से काफ़ी अधिक है। बिहार में सकल घरेलू राज्य उत्पाद GSDP लगातार बढ़ रहा है। यह सर्वेक्षण वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो कि तत्कालिक थे, के द्वारा पेश किया गया था। बिहार का तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान सबसे तेजी से बढ़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखें। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, सरकार ने भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना है, तो किसे माना है? वह प्रथा जिसके तहत किसान भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम लोग कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या कहते हैं उसे हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान रैयत सीधे सरकार को लगान देती है। इसे कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने शुरू किया था, और 1792 में बारामहल और 1820 में मद्रास में। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में लागू थी और भारत के 51 क्षेत्र में था। जबकि जमींदारी स्थायी बंदोबस्त जमींदार मालिक होता है, यह किया था कॉर्नवालिस ने 1793 में 19% क्षेत्रों में। महलवाड़ी पूरा गांव महल सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। हॉट मैकाजी ने किया था 30% क्षेत्र थे। रैयतवाड़ी लगान की दरें ऊंची 33 से 55% तक थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। क्या बोल रहा है? कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य मुख्य रूप से किसमें अंगिक होता है? तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलाडे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहते हैं। एटीपी का निर्माण होता है। इसी कारण केंद्रक में न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र कंट्रोल सेंटर है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग कहा जाता है। राइबोसोम अंतःद्रव्य जलिका की तरह सतह पर भी पाई जाती है, जिसे RER कहते हैं। 1853
चार्टर अधिनियम के बारे में क्या सत्य है? तो हमको आपको बताना है कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें सत्य क्या है। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया ना, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया था। अगला देखिए कि एग्जाम फैक्टर 1853 के चार्टर में पहली बार कार्यपालिका और विधायिका को अलग किया गया था। इसके तहत 6 सदस्य केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ था। इसे मिनी संसद, मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया था। इसमें सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता शुरुआत हुई थी। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट था। 1858 के एक्ट में ने कंपनी का शासन समाप्त किया और 1833 के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। 1858 के एक्ट ने कंपनी का शासन समाप्त किया और 1833 के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। अब आइए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 25-26 का कार्यकाल किन देशों को चुना गया है? तो किसे चुना गया? पाकिस्तान को, सोमालिया को और पनामा को चुना गया था 25-26 के कार्यकाल के लिए। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नए अस्थायी सदस्य को चुना है। ये देश है पाकिस्तान, पनामा, सूरीनाम, डेनमार्क और ग्रीस है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 2 साल का 26 तक चलेगा। इसमें सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 गो स्थायी और 10 गो अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव भौगोलिक प्रतिनिधि के आधार पर होता है। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अंतिम बार 21 से 22 तक में था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। बिहार की नदियाँ और गंगा के संगम में कौन कौन आता है? आपको जैसे पता है कि कर्मनाशा चौसा में मिलती है, बक्सर में गंडक, परहेजा घाट सोनपुर में, कोसा, सुरकेसा कटिहार में, बूढ़ी गंडक खगड़िया मुंगेर के पास मिलती है। कौन सा? कर्मनाशा को पवित्र नदी माना जाता है और यह यूपी बिहार की सीमा बनाती है और चौसा में जाके मिल जाती है, चौसा बक्सर में जाके मिल जाती है कर्मनाशा नदी। फिर आता है आपका गंडक, जो जिसे हम लोग नारायणी भी कहते हैं, वो सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। जो गंडक नदी जिसे हम लोग नारायणी भी कहते हैं, नारायणी, ये सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी बिहार का शोक है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और कुलसेमा में मिलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और खगड़िया में मिलती है बूढ़ी गंडक। फिर अगला आता है सोन नदी पटना मनेर के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। संस्थान राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कब कब बना था, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग 1993 में बना था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई 1963 में बना था। क्या बोल रहे हैं? मानवाधिकार आयोग 1993 में, सीबीआई 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है वो 1956 में बना था। ईडी कब बना था? 56 में बना था। आइए फिर से देखते हैं। एनएचआरसी ये 1993 में बना था, 93 में। रघुनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे। सीबीआई को 1963 में बनाया गया था। संथानम समिति की सिफारिश पर गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा सीबीसी 1964 में बना था। ये भी संथानम समिति 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, सर्वाधिक दर्जा दिया गया था। ईडी 1956 में बना था। फेरा और फेमा और पीएमएलए कानून को लागू करने के लिए सीबीसी भ्रष्टाचार रोकने वाली शीर्ष संस्था है। सीबीसी सीबीआई को क्रमिक मंत्रालय के अधीन आती है सीबीआई। फिर आता है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कौन कौन दिया था? कुतुब मीनार ऐबक तो बनवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने जब टूट गया था दोबारा बनवाया था, पर गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार से कोई मतलब नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था केवल पहली मंजिल तक। इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल को। फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने के क्षतिग्रस्त होने पर चौथी मंजिल की मरम्मत कराई और 5वीं मंजिल जोड़ी थी। सिकंदर लोदी ने भी इसमें मरम्मत कराई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण में कोई योगदान नहीं है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, 73 मीटर है। बख्तियार काकी एक सूफी संत की याद में बनाई गई है। किसकी याद में? बख्तियार काकी एक सूफी संत की याद में। सोडा वाटर, कौन सा? सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है। सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है? तो ये
अम्लीय होती है सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उच्च दाब पर घुली होती है। पानी में H2O और CO2 मिलकर कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। इसका स्वाद हल्का खट्टा और प्राकृतिक अम्लीय एसिडिक होता है। इसका pH मान 7 से कम लगभग 3 और 4 के बीच होता है। कोल्ड ड्रिंक में भी सब यही अम्ल होता है। क्षारीय बेसिक विलियन 7 से अधिक होता है, जैसे साबुन का पानी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखें। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आइए 1937 में प्रांतीय चुनाव। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। राज्यपाल द्वारा स्वतंत्रता के आश्वासन न मिलने पर पहले मोहम्मद यूनुस से सरकार बनाई 1 अप्रैल 1937 को। बाद में 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? तो बिहार केसरी कहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री बने और बिहार की विभूति कहते हैं। रामदयालु सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बने थे। रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। यह सरकार को 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में विरोध से इस्तीफा दे दिया था। चर्चा में रहे विलो नामक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया। विलो चिप किसने बनाया है? तो गूगल के द्वारा इसे बनाया गया है। गूगल के क्वांटम AI में विलो चिप का अनावरण किया है। यह चिप क्वांटम के त्रुटि सुधार एरर करेक्शन में सक्षम है। इसमें एक गणना को 5 मिनट में किया, जिससे कि सुपर कंप्यूटर को 10 का पावर 25 साल लग सकते थे। सबसे पहले गूगल ने सिकामोर चिप बनाई थी। सबसे पहले गूगल ने क्या बनाया था? सिकामोर चिप बनाई थी। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट पर काम करता है। सामान्य कंप्यूटर बीट 0 और 1 पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट के बीच मौजूदा द्रव की गति को आसान बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं जो द्रव की गति को आसान बनाता है? उसे सेनोवियर द्रव्य कहते हैं। सेनोविलियर द्रव्य कहते हैं। आइए देखें, यह द्रव्य जोड़ों स्नेहक में काम करता है और घर्षण कम करता है। यह घड़ी या हड्डियों के सिरों को घिसने से बचाता है। गठिया में यह द्रव्य कम हो जाता है और यूरिक एसिड जमा हो जाता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन जो है ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और कार्टिलेज हड्डियों को पैरों पर नम गद्दी होती है, जैसे नाक और कान पे। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों का गठन के कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा समिति आया तो इसमें आपको व्यवस्थित करना है। चलिए सीधे मिलाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय ढांचा था। अशोक मेहता समिति 1970 में द्विस्तरीय ढांचा जनता सरकार द्वारा। फिर आता है GVK राव समिति 1985 में योजना आयोग द्वारा बिना जड़ की घास कहा गया था। फिर आता है ML सिंघवी समिति 1986 में संवैधानिक दर्जा की मांग किया गया था। फिर आता 73वां संविधान संशोधन 1992 इन्हीं की सिफारिशों का परिणाम था। फिर आता 24वां अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे आपका MGMC सीतालमड़ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे MC सीतलवाड़ थे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। ब्रिटिश काल में प्रथम विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था। फिर आता है, इस विधि आयोग ने गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्षों का होता है। वर्तमान में 22वें विधि आयोग ऋतुराज अवस्थी चर्चा में था यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिपोर्ट किसने दिया था? ऋतुराज के अवस्थी में दिया था। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखें। कौन सा वुड डिस्पैच 1854 के बारे में सत्य है? 1854 के बारे में वुड डिस्पैच के बारे में क्या सत्य है? तो केवल ये कर दो। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किया था। ठीक है। और शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी नहीं बोलता, बोलते उच्च स्तर पे, जो नीचा जो लोअर क्लास होता है उसमें आपको हिंदी चलेगा। देखिए क्या लिखा है। वुड डिस्पैच 1854 में डलहौजी के समय आया था। कब आया था? 1854 में डलहौजी के समय। इसने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में देने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय में बना था। इसमें महिला शिक्षा का और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था। इसमें सहायता अनुदान ग्रांट इन एड प्रणाली शुरू किया था। यह चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था।
आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखें। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी नॉन फ्लोइंग पौधे हैं? तो कौन है? तो टेरिडोफाइटा है। कौन है? टेरिडोफाइटा है। क्रिप्टोगेम एक अपुष्पी पौधे होते हैं जिसमें फूल और बीज नहीं होते। क्रिप्टोगेम एक अपुष्पी पौधे होते हैं जिसमें फूल और बीज नहीं होते हैं। इनमें 3 समूह होते हैं, थैलोफाइटा शैवाल और कवक वाला, बायोफाइटा उभयचर वाला और टेरिडोफाइटा फन वाला। फेनोग्रोम पुष्पी पौधे होते हैं। इसमें जिनोस्पर्म, नग्न पौधा, एंजियोस्पर्म, आवृत्ति बीजी आते हैं। टेरिडोफाइटा को सांप, बोटनिका सिनिकल या समवनी क्रिप्टोगेम कहा जाता है। एंजियोस्पर्म किसने विकसित एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये सबसे विकसित पौधे होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है m=1/df। सरल सूक्ष्मदर्शी का कम फोकस दूरी का उत्तम लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस कॉन्क्लेव लेंस होता है। जब प्रतिबिंब अनंत पेज बनता है m=d/f होता है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d=25 सेंटीमीटर पे बनता है तो m=1=d/f होता है। प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस अभिदृशक और नेत्रिका होते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग पढ़ने वाला लेंस और आवर्धक कांच के रूप में होता है। उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग पढ़ने वाले लेंस या आवर्धक कांच के रूप में करते हैं। इसकी क्षमता पावर धनात्मक होती है p=1/f के रूप में। फिर आता अस्थिर मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो वो है मूल कोशिका स्टेम सेल है। इसके बाद आता है स्टेम सेल अविभाजित कोशिका होती है जो किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। स्टेम सेल जो होता है वो एक अविभाजित कोशिका जो किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। फिर आता है अस्थिर मज्जा को हिप्पोटैटिक स्टेम सेल होती है जो रक्त कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनाती है। मेसेनकाइल स्टेम सेल हड्डी, उपस्थि और वसा बनाती है। स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के इलाज में करते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अस्थिर मज्जा लंबी हड्डी के खोखले के हिस्से में होता है। आइए 57 नंबर के देखें। इनमें से कौन सा कम अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वे जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि के लिए भारत के उप राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे 67 से 69 तक। इनके कार्यकाल में मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटा लगभग में 2 वर्षों का था। फखरुद्दीन अली अहमद भी मृत्यु पद पर हुई थी लेकिन उनका कार्यकाल 74 से 77 जाकिर हुसैन से बड़ा था। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति थी। इसके बाद आता है 58 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को मिलाना है तो चलिए मिलाते हैं। चलिए क्या है? इज्जत, विशेष इज्जत का अपील। विशेष इज्जत का अपील एसएलपी क्या है? एसएलपी आता है आपका अनुच्छेद 136 से। विशेष इजाज़त की अपील किसमें आता है? स्पेशल ये आता है अनुच्छेद 136 में। अभिलेख न्यायालय किसमें कहा गया? 129 में। हम लोग कहते हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तो अनुच्छेद 129 के तहत है। फिर आता आपका तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत होता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के बारे में है ये सब। आइए देखिए अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है ये। अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार केंद्र राज्य विवाद में है ये। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका एसएलपी के लिए है। फिर अनुच्छेद 127 कोरम पूरा होने पर तदर्थ हेडॉक न्यायाधीश के लिए 127 है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन 124 है। 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है। फिर आता है 59 सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब और किसने किया था? तो 1604 में गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो 1604 में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया था। आइए देखते हैं आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में पूरा किया था। इसमें इससे पहले 5 गुरु कबीर, इसमें 5 गुरु कबीर, इसके पहले के 5 गुरु कबीर, नामदेव और रैदास संतों की वाणी किसका है? तो इसमें पांचों इसकी देखो गुरु अर्जुन देव से पहले 5 गुरु आए। इसके पहले के 5 गुरु, फिर आपका कबीर की वाणी,
नामदेव और रैदास जैसे संतों की वाणी है। इसमें हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापित किया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसमें तेज बहादुर की वाणी को जोड़ा। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसमें गुरु तेज बहादुर की वाणी को जोड़ा और से गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम गुरु घोषित कर दिया। और यह गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने फांसी दिया था। गुरु अर्जुन देव ने जिसका जो संकलन किए थे उन्हें जहांगीर ने फांसी दे दिया था। और गुरु ग्रंथ साहिब में साहिब की लिपि गुरुमुखी लिपि है जिसे गुरु अंगद ने मानवीकृत किया था। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि, जिसे किसने बनाया था? गुरु अंगद ने बनाया था। आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक सेक्टर के संदर्भ में गलत युग्म को चुनिए, कौन सा गलत है? तो प्राथमिक क्षेत्र वानिकी और मत्स्य है, बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र खनन और उत्खनन, ये थोड़ा गलत होता है। तृतीय क्षेत्र रियल एस्टेट और परिवहन, तृतीय स्टेट रियल एस्टेट और परिवहन है, ये भी है। चतुर्थ श्रेणी तकनीकी कौशल और अनुसंधान है। पर जो द्वितीय श्रेणी आता है, द्वितीय श्रेणी में क्या आता है? द्वितीय श्रेणी में खनन और उत्खनन आता है। खनन उत्खनन माइनिंग और प्राथमिक क्षेत्र के प्राइमरी सेक्टर में आते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन है। जबकि द्वितीय सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और बिजली का उत्पादन आता है। जबकि तृतीय सेक्टर सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन आता है। चतुर्थ श्रेणी में ज्ञान आधारित सेवाएं जैसे R&D और IT आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। सर्वाधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र कृषि में है। फिर आता है जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं, प्लांटिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इसमें एकल फसल जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़ को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसमें बड़ी पूंजी, आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। भारत में असम, पश्चिम बंगाल चाय, कर्नाटक कॉफी में प्रमुख क्षेत्र है। गहन जीविका कृषि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में छोटी जोत पर भी की जाती है। बागवानी फल फूल सब्जियों की खेती होती है। आइए 62 नंबर देखिए, कौन सा कथन सत्य है? लवणता के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। तो मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए देखते हैं। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। मृत सागर को विश्व का सबसे लवणीय झीलों में से एक है। इसकी अवस्थिति जॉर्डन पूर्वी और इजराइल वेस्ट बैंक पश्चिम में बीच में है। इसमें इंसान डूबता नहीं है क्योंकि उच्च लवणता के कारण पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है। फिर अगला देखिए, महासागरों की औसत लवणता 35 ppt पार्ट ऑफ 1000 होती है। सबसे अधिक लवणता वॉन झील में है जो तुर्की में है, वहाँ 330% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1921 में मोपला विद्रोह, कब? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल में हुआ था। यह मुख्य रूप से मुस्लिम किसानों, मोपला और हिंदू जमींदारों जनमी के बीच का संघर्ष है। यहाँ असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के दौरान हुआ था। इसमें प्रमुख नेता अली मुसफियार और वीरमे कुनाथन कुछ हसन आजी थे। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? अली मुसाफियार और वरियम कुरनाथन कुछ हमद हाजी थे। महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद ने शुरुआत में इसका समर्थन किया था, बाद में इसका संप्रदाय के रूप में ले लिया। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है? और यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय की कॉफ़ी उगाने के लिए उपायुक्त है। तो कौन सी है? तो वो आपका लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। निछालन होने के कारण इसमें ह्यूमस और सिलिका की कमी होती है। इसमें लौह ऑक्साइड और पोटास भरपूर होता है। इसमें यह मिट्टी ईंट के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यह काजू, चाय, कॉफ़ी की खेती में सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, मेघालय, उड़ीसा में कुछ भागों में यह पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक कार की गति, क्या बोलता है? एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलती है। तो इसका त्वरण एक्सेलेरेशन ज्ञात कीजिए। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि प्रारंभिक वेग कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका मिनट में निकल जाएगा 5.55 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 20 को हम लोग भागा दे दिए 5/18 से, तो निकल गया आपका कितना? 5.55। अंतिम वेग कितना है? तो 13.88 निकल गया। समय कितना लिया है? 10 सेकंड। त्वरण निकालने के लिए लास्ट से फर्स्ट को घटाते हैं बटा टाइम करते हैं,
तो इसको घटाए तो 8.33 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो त्वरण का मात्रक सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन टेफ्लॉन और डेडरॉक बहुलक होते हैं। टेफ्लॉन और ड्रैक्रॉन बहुलक होते हैं और नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। और नियोप्रीन कैसा है? एक संश्लेषित रबड़ है। आइए देखिए, टेफ्लॉन PTEF का उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों में होता है। डेक्रॉन कृत्रिम रेशे बनाने का काम आता है। प्राथमिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, क्लोरोफिल नहीं है। क्या बोल रहा है? टेफ्लॉन का उपयोग हम लोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं। डेक्रॉन एक कृत्रिम रेशम बनाने में काम आता है। प्राथमिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, क्लोरोफिल का नहीं। नियोप्रीन एक कृत्रिम रबड़ है। कौन सा बोलता है? नियोप्रीन एक कृत्रिम रबड़ है जो क्लोरोपिन के बहुलीकरण से बनता है। प्राकृतिक रबड़ रेटेक्स पेड़ से प्राप्त होता है। वर्णीकरण रबड़ में सल्फर के साथ गर्म करके कठोर बनाया जाता है। फिर आता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन कौन सा कथन सत्य है? तो परमाणु के केंद्र में धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और एक परमाणु में लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। यह भी बात सही है। नाभिक का आकार परमाणु के नाभिक का जो आकार है वो परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। 10 का पावर -15 गुने 10 का पावर, ये हो गया आपका नाभिक का आकार कितना होता है? 10 का पावर -15 मीटर, जबकि परमाणु का आकार 10 का पावर -10 मीटर होता है। रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, कौन सा प्रयोग से? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। उसका नाभिक की खोज किया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। उसके मॉडल में कमी यही थी कि उसने परमाणु के स्थायित्व स्टेबिलिटी को नहीं समझा सके। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोकर नाभिक में की ओर गिर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता था? कितना % खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1% में करता है। हरे पौधे उत्पादक सौर ऊर्जा का लगभग केवल 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों में बदलते हैं। लिंडमैन का 10% का नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है और के शेष 90% ऊर्जा श्वसन और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा ही होता है। सूर्य का परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। फिर आता है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर शीर्ष पे चिपचिपी सतह और पराग को फंसाकर रखता है? तो वो है वर्तिकाग्र। कौन रखता है? वर्तिकाग्र रखता है। वर्तिकाग्र और स्त्री केसर में सबसे ऊपरी भाग है। यह चिपचिपा होता है ताकि परागकण इस पर चिपक सके। परागकण के बाद परागकण यहाँ अंकित होते हैं। वर्तिकाग्र वह नली है जिससे होकर पराग नलिका अंडाशय तक जाती है। वर्तिका वह स्टाइल वह नली है जिससे होकर पराग नलिका अंडाशय तक जाती है। अंडाशय फूल का वह भाग है जो निषेचन के बाद फल बनाता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड क्या करता है? बीज में परिवर्तित होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थलभुद्र थे। परिणाम क्या हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर सफेद वस्त्र और दिगंबर नग्न में विभाजित हो गए थे। इसी सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था। कितना अंगों का? 12 अंगों का संकलन हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमा शरण थे। देवर्षि क्षमा शरण थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 71, मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपको लोहरैया नंदनगढ़ से, रामपुरवा से, लोहरैया और रेजा से प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण क्षेत्र में मिले हैं। लौरिया नंदनगढ़, कौन सा? लौरैया नंदनगढ़, यह मोर का चित्र बना है पश्चिमी चंपारण में। और लौरैया अरियाज ये पूर्वी चंपारण में है। और रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में। यहाँ नटुआ बैल या वृषभ शेर मिला है जो राष्ट्रपति भवन में भी है। अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था। फिर आता है, निम्नलिखित में लिपि किसमें ब्राह्मी और प्राकृतिक भाषा में है?
निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था? तो किसने लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया था। सर डॉक्टर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन नहीं गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे, बाकी सरोजिनी नायडू गई थी, महात्मा गांधी जी गए थे और पंडित मदन मोहन मालवीय भी गए थे। आइए देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। फिर आता है सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था व्यक्तिगत क्षमता में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिया गया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक मुद्दे पर असफल रहा था। इस सम्मेलन में बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सुप्रो थे। विख्यात आंदोलन के शुरुआत में पीछे मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन के शुरुआत के पीछे का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा को बहुत सख्त संध्या थोपना था। आइए इसका देखें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान खलीफा के साथ सेवरेस की संधि, कौन सा संधि? सेवरेस की संधि, ट्रीटी ऑफ सेवरेस किया था। इसमें खलीफा का पद तुर्की साम्राज्य खतरे में पड़ गया था। भारतीय मुसलमान खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानते थे और अली बंधु, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना और समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन है 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पशा ने खलीफा पद समाप्त हो गया था। 1924 में मुस्तफ़ा कलाम पशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा किसे देगा? तो जिला मजिस्ट्रेट DM को देता है। बिहार पंचायत अधिनियम के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जिला दंडाधिकारी DM को सौंपता है। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। पंचायत समिति का प्रमुख अपना त्याग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी SDO को देता है। मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी DPRO को देता है। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों में से बैंकिंग के संदर्भ में कौन सा है? तो गोलावार समिति की श्रुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। 6 वाणिज्यिक बैंकों का सशक्तिकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। 1 और 2 दोनों सही है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बदलकर हो गई थी। यह AD गोलवार समिति की सिफारिश पे था। जो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के SBI किया ना, ये AD गोलवार समिति की सिफारिश पे किया था। कौन सा? AD गोलवारा समिति की सिफारिश पर हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। फिर आता है प्रथम चरण 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन हैं। शायद अभी बदल चुके हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा ना। आप बताइएगा ना कमेंट में कौन है? निष्पन्द स्फीति कौन है? निष्पन्द स्फीति की स्थिति में क्या होता है? निष्पन्द स्फीति की स्थिति में क्या होता है? उसमें शून्य आर्थिक संवेदी, उच्च बेरोजगारी और कीमतों में वृद्धि होता है। क्या लिखा है ये देखिए, स्टिफिगेशन अर्थव्यवस्था का एक विषम स्थिति है जिसमें मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ होती है। विशेषता आर्थिक विकास दर धीमी या रुक जाती है, बेरोजगारी दर उच्च होती है और कीमत और वस्तुओं की कीमतें महंगाई ऊंचा होता है। इसमें नियंत्रित करना कठिन होता है क्योंकि महंगाई रोकने के लिए उपाय बेरोजगारी बढ़ जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। यद्यपि 1931 में गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बैनीपुरी और रामानंद मिश्र ने एक समूह बनाया था, लेकिन विविध पार्टी 1934 में बनी थी। यह कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह था। इसका उद्देश्य समाजवाद का प्रचार और किसान मजदूरों को संगठित करना था। क्वेश्चन नंबर 78, खनिज और बिहार में कहाँ कहाँ ये मिलते हैं? ठीक है, देखिए पायराइट आपको कहाँ मिलेगा? तो पायराइट आपको मिलेगा जमुई में। पायराइट कहाँ मिलेगा? तो पायराइट आपको मिलेगा जमुई में। गैलेना मिलेगा मुंगेर में। गैलेना कहाँ मिलेगा? मुंगेर में। सोना कहाँ मिलेगा? तो बांका और गया में। और अभ्रक मिलेगा आपको रोहतास में मिलेगा। आइए देखिए, पायराइट मिलता है आपको रोहतास में, गैलेना बांका में, एल्बेस्टस मुंगेर में और सोना आपको जमुई में मिलता है। पायराइट जो है रोहतास के आमझोर में भारत का सर्वाधिक भंडार है। इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। फिर आता है सोना
जो जमुई के करमैया टान में देश का सबसे बड़ा सोना भंडार मिला है। कहाँ पे? जमुई के करमटिया टान में। फिर गैलेना सीसा का अयस्क है जो बांका में मिला है। फिर आता है एल्बेस्टस मुंगेर में पाया जाता है। बिहार झारखंड से अलग होकर 2000 के बाद अधिकांश खनिज झारखंड चले गए हैं। फिर आइए 79, राज्य विधानसभा में कितने सदस्य विधानसभा लेजिस्टिक असेंबली में चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। विधानसभा में विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद सदस्यों का अगर चुनाव देखा जाए तो 1/3 सदस्य विधानसभा एमएलए होते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका और पंचायतों द्वारा आते हैं। 1/12 शिक्षकों द्वारा आते हैं। 1/12 स्थानांतरकों द्वारा आते हैं और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के लिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं कर सकते। भारत के 6 राज्य में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना में आपको मिलेगा विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के आंकड़े को वित्तीय वर्ष में आधारित है। कौन से वित्त वर्ष पर आधारित होता है? तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में होता है। भारतीय वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े इसी अवधि में जारी किए जाते हैं। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े जारी करता है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई, आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून था। अब बदलकर इसे भी मार्च अप्रैल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य जो अपना वित्तीय वर्ष जनवरी दिसंबर की घोषणा की थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी भी वे मार्च अप्रैल में ही चल रहे हैं। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा कथन सत्य? आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है। भारत में कुल वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वनावरण में 21.76% है। ये सभी बात सत्य है। आइए देखें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2 साल में भारतीय वन सर्वेक्षण FCI देहरादून द्वारा जारी की जाती है। फिर आता है वनों के अनुसार देखा जाए तो 2023 रिपोर्ट में कुल वनावरण कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 21.76% है। कुल वृक्षावरण कितना है? 97,279 वर्ग किलोमीटर है। और कुल वन और वृक्षावरण कितना है? तो 24,024.72% है। क्षेत्रफल के शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। प्रतिशत के शीर्ष में देखा जाए तो राज्य में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। फिर देखा जाए वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए। फिर आता है बिहार में सोन नदी राज्य में प्रवेश करने के बाद गंगा में विलीन हो जाने से पहले कितने जिलों को पार करती है? तो 5 जिलों को पार करती है। कितने जिलों को पार करती है? 5 जिलों को पार करती है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है या बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है या बिहार के 5 जिलों से होकर बहती है। रोहतास, औरंगाबाद, अरवल सीमा बनाती है और भोजपुर है। फिर आता है आपका पटना के पास मोनेरा दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है, जिस पर इंद्रपुरी बैराज और केवराई पुल, अब्दुल बारी पुल स्थित है। अब आता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? किसने किया है? तो माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड MDL ने किया है। आइए देखिए MDL कौन है? इसका मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई ने इसे गाइडेंस तमिलनाडु के साथ MOU साइन किया था। यह शिपयार्ड भारत के पूर्वी तट पर बनेगा। इसका उद्देश्य जहाज निर्माण की क्षमता को बढ़ाना है। माझगांव डॉक भारत के प्रमुख रक्षा जहाज निर्माण कंपनी है। पनडुब्बी निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत गार्डन रिच कलकत्ता में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड HSL विशाखापट्टनम में है। 84 नंबर देखा जाए तो इस सूची में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। न्यूक्लियस कोशिका के नियंत्रण केंद्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन होता है और ATP में ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम या अमीनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन बनाता है, इसमें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक इसमें DNA होता है और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं। लाइसोसोम इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। गोल्जी का इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक कहते हैं। हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इथिपिया AR बने हैं।
इथियोपिया एआर भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नोट या बने हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 ELO रेटिंग और 3 GM नॉर्म्स को जरूरत होती है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 के थे। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी के नाम पर है। भारत के डी गुकेश ने हाल ही में कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता था। फिर आता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदरगाहों के संदर्भ में विशाखापट्टनम भू आबंद लैंडलॉक पतन है। चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है, जबकि चेन्नई पतन को पोताश्रय सबसे गहरा है। क्या है तो सिर्फ केवल एक। विशाखापट्टनम एक भू आबंद लैंडलॉक पतन, यही सिर्फ एक सही है। जबकि चेन्नई तो प्राकृतिक थोड़ी ना, चेन्नई तो आदमी बनाया गया मानव से है। और चेन्नई पोत का पोता से गहरा, एकदम गहरा नहीं है चेन्नई का, गलत है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा और भू आबद्ध लैंडलॉक बंदरगाह है। यहाँ डॉल्फिन नोज पहाड़ी सुरक्षित, इसलिए यहाँ पर एक जो बंदरगाह है वहाँ पर एक डॉल्फिन नोज पहाड़ी है, जिससे यह सुरक्षित हो जाता है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ना कि प्राकृतिक। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है और यह आधुनिक संदर्भ में गंगावर कृष्णापट्टनम में है। चेन्नई का पोताश्रय कृत्रिम और बहुत गहरा नहीं है जितना विशाखापट्टनम है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। वही कांडला दीनदयाल एक ज्वारीय बंदरगाह है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखें। बिहार बजट 25-26 विधानसभा कब में प्रस्तुत की गई थी? तो ये 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत की गई थी। बिहार का बजट आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में पेश किया जाता है। इसे राज्य के वित्त मंत्री पेश करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है। फिर आता है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बजट एक दिन पहले पेश किया जाता है। फिर आता है बजट का संचित निधि, आकस्मिकता निधि, लोक लेखा विवरण होता है। आइए क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो कौन सा सक्षम नहीं है? तो निर्यात पर अधिक कर लगाना, ये से नहीं हो पाएगा, ये तो बेकार है। जबकि रुपये का अवमूल्यन करने से हो सकता है। आयात प्रतिस्थापन नीति बढ़ाने से हो सकता है। आयात पर अधिक कर लगाने से भी हो सकता है। भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम निर्यात को अधिक टैक्स लगाएंगे तो वे महंगे हो जाएंगे और विदेशी बाजार में उनकी मांग कम हो जाएगी, जिससे स्थिति और खराब होगी। रुपए का अवमूल्यन, इसमें निर्यात सस्ता, आयात महंगा होगा और BOP सुधरता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरता है। आयात प्रतिस्पर्धा, विदेशों में सामान खरीदने की बजाय देश में ही उत्पादन करना चाहिए और आयात शुल्क बढ़ाना, इससे आयात कम होता है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 79। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले में बनाया गया है? पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले में बनाया गया है? तो ये गोपालगंज में बनाया गया है। बिहार में गंडक नदी घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास गंडक के घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल गर्विगटिना गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजाति की है। यह केवल भारत के और नेपाल में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। बिहार सरकार गंडक नदी के निचले हिस्से गोपालगंज वैशाली क्षेत्र में संरक्षण का प्रयास बढ़ा रही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य क्या क्या है? वन पेंशन वन सब्सक्रिप्शन के संदर्भ में सत्य क्या क्या है? ठीक है, उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए देखते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा 2025 में लागू करने की योजना है। भारत के सभी उच्च संस्थानों की संस्थाओं में शोध पत्रिकाएं, रिसर्च जर्नलिज्म को मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। इन लिबरेटेड गांधीनगर इसका नोडल एजेंसी का वन पेंशन क्या था क्वेश्चन आपका? क्या था? वन था ना ये वाला, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो था ना, इसका नोडल एजेंसी आपका कौन सा है? तो गांधीनगर का इन फेरेब्रियंट था। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसमें शोधकर्ता महंगे जनरल खरीदने की जरूरत नहीं होगी। यह एक देश एक सब्सक्रिप्शन श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो जैसे एक देश एक वन के श्रृंखला का ही हिस्सा जैसे राशन कार्ड चुनाव में हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। पहला है बांग्लादेश चीन पाकिस्तान भारत से 5-5 राज्यों की सीमा को छूते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ये हमारे सब 5-5 राज्यों को छूते हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, ये भी बात बिल्कुल सही है। भूटान और म्यांमार भारत के 4-4 राज्यों की सीमा बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों का तीनों से। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चीन की सीमा हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है, जबकि पाकिस्तान की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगता है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय,
त्रिपुरा मिजोरम से लगता है, जबकि म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता है। भूटान की सीमा आपका 4 गो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से लगता है। त्रिपुरा उत्तर दक्षिण पश्चिम से बांग्लादेश से घिरा है, जो जीरो लाइन है। किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला डीएमआरएल हैदराबाद के साथ समझौता किया? तो किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल ने किया है। आइए की पॉइंट देखें। भेल ने मिसाइल और रडार सिस्टम के लिए रडार ड्रोन बनाने की तकनीक हासिल की है। यह समझौता डीआरडीओ की प्रयोगशाला डीएमआरएल के साथ हुआ है। रडार रेटिना की सुरक्षा करती है और सिग्नल को से गुजरने देता है। भेल एक नवरत्न कंपनी है और रक्षा मंत्रालय के अधीन है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार रैमसन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? तो वो बना है एजुकेट गर्ल्स बनी है। एजुकेट गर्ल्स एक एनजीओ है जो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। इसे काल्पनिक रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। रैमन मैग्सेसे नोबेल एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। यह पहले भारतीय विजेता विनोबा भावे थे, जो 1958 में मिला था 58 में। रवीश कुमार पत्रकार को 2019 में ये मिल चुका है। 94 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार सौंपा गया? तो किसे CGDA का पदभार सौंपा गया? तो किसे सौंपा गया है? विश्वजीत सहाय को सौंपा गया है। आइए देखिए, CGDA क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट तथा रक्षा मंत्रालय के लेखा विभाग के प्रमुख होता है। यह रक्षा सेवाएं जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना के भुगतान और लेखांकन का जिम्मेदार होता है। IDAS इंडियन डिफेंस अकाउंटेंट सर्विस सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। वर्तमान में वास्तविक परिदृश्य में देविका, रघुवंशी और अन्य हो सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के अनुसार विजित सहाय है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विसरण का उदाहरण? आपको बताना है कौन सी गैस है जो विसरण का उदाहरण है। कमरे में परफ्यूम का फैलना एक तरह का विसरण का उदाहरण है। विसरण मतलब कोई गैस अचानक पूरा फैल जाता है ना, तो विसरण कैसे कहते हैं? तो कमरे में परफ्यूम का फैलना। विसरण अणुओं के भी अपनी उच्च सादरता से निम्न सादरता की ओर गति होती है। विसरण का मतलब क्या होता है? ये उच्च सादरता से निम्न सादरता की ओर गमन करती है। उच्च सादरता से निम्न सादरता की ओर गमन करती है। गैसों में विसरण सबसे तेज होता है। अगरबत्ती में खुशबू, इत्र का फैलना इसके उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना द्रवों का विसरण है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। ग्राहम का विसरण नियम रेट है। हल्की गैसें तेजी से फैलती है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी की सबसे बड़े एक्सोप्लैनेट का पता लगाया था। वे रहने के योग्य है। तो ये K2-18b है। K2-18b एक सुपर अर्थ है। यह पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा ने अपने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का संकेत दिया है। यह हाइसिन महासागर और गर्म पानी के महासागर की होने की संभावना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप JHWT 2021 में से लॉन्च किया गया हर्बर का उत्तराधिकारी है ये। क्वेश्चन नंबर 97, रेल पुरस्कार 2024 घोषणा संदर्भ में सही कथन को चुने। आपको खेल पुरस्कार 2024 के सही कथन को चुनना है। D गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला, बिल्कुल सही है। मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया आजीवन के लिए, ये भी सही है। मनु भाकर को अर्जुन पुरस्कार मिला, ये भी बात बिल्कुल सही है। आइए देखें, D गुकेश शतरंज में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर और कैंडिडेट विजेता है। वे शीर्ष पुरस्कार खेल रत्न मिला है। मनु भाकर ने सानेबाज पेरिस ओलंपिक में 2024 में 2 पदक जीते थे। उन्हें भी ये मिला था। मुरलीकांत पटकर को पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता 1972 में उन्हें भी पदक मिला है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का सर्वोच्च सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 98 नंबर, पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन क्या क्या है? ये 139 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की, ये बात बिल्कुल सही है। बिहार में 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसे 25 महिलाओं 13 को मरणोपरांत दिया गया, ये भी बात सही है। पद्म पुरस्कार को 3 श्रेणी में दिया जाता है। विभूषण, भूषण श्री। 2025 के में 139 पुरस्कार दिए गए थे। बिहार का प्रमुख हस्ती विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला था। पद्म विभूषण की चर्चा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित की गई थी।
आइए 99 नंबर क्वेश्चन देखें। राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल गवर्नर को किस क्षेत्र के लिए शक्तियां प्राप्त है? तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सभी क्षेत्रों में संवैधानिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है जो अनुच्छेद 153 है। कार्यपालिका शक्ति सीएम और मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत। विधायी शक्ति विधानसभा का सत्र बुलाना और बिल पास करना या लौटाना जो 174 और 200 के तहत करता है। फिर आता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति क्षमा दान करना अनुच्छेद 161 के साथ, लेकिन मृत्यु दंड माफी नहीं कर सकता है वो। विधान शक्ति धन विधेयक उसके पूर्व अनुमति के पेश होता है। आइए 100 नंबर देखिए, आखिरी क्वेश्चन आज का। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI के अनुसार शिशु मृत्यु दर MIR 2011 में 44 से घटकर 2023 में कितनी हो गई है? तो 25 हो गई है। कितनी हो गई है? 25 हो गई है। शिशु मृत्यु दर MIR प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष में कम उम्र के बच्चों की संख्या है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के आंकड़े MOSPI जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य SDG का उद्देश्य IMR को कम करना है। मध्य प्रदेश में IMR सर्वाधिक है। केरल में मिजोरम IMR का सबसे प्रमुख है। इस तरह करके हम लोग का सेट खत्म हो गया। आपको इसका PDF और इसका टेस्ट सीरीज दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उसे जरूर जाके ले लीजिएगा। तो तक के लिए धन्यवाद।